हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पर ना आज हम लोग सीपीयूएसआई का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था 3 अक्टूबर को पेपर, उसके सारे के सारे जीए के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, पेन कॉपी आप लोग ले लो सो दैट कि आप लोग भी वो चीज़ों को लिख पाओ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। चलो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉस। ये ट्रांसशिपमेंट लॉस क्या होता है? जब भी आप कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं तो इसके बहुत सारे मीन हो सकते हैं, मतलब मोड्स हो सकते हैं। आप मान लो आप इस सामान को इस जगह से इस जगह कोई सामान लेके जा रहे हो तो रेलवे से लेके जाओगे, ठीक है, रोड से लेके जाओगे, या फिर एयरप्लेन से लेके जाओगे, या फिर आप उसे पाइपलाइन से लेके जाओगे अगर वो गैस है, क्रूड ऑयल है या कुछ और चीज है तो जिसे पाइपलाइन से ले जाना संभव है। ठीक है, तो आप ये 4 मोड है। अब आप ध्यान देना कि आप इस सामान को इस जगह से उस जगह ले जा रहे थे, तो कहीं पे मान लो कुछ लेके गए आप और वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो आपका सामान गया। मान लो आप कभी यहां पर शिप से आपने वो सामान भेजा, शिप डूब गया तो सामान गया। आप रेलवे से भेजे तो रेलवे का कुछ हुआ और वो खराब हो गया। रेलवे में डिले भी बहुत होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप पेट्रोलियम एंड गैस का शिपमेंट करते हो, ट्रांसशिपमेंट करते हो एक जगह से दूसरी जगह में, तो जो लॉसेस होते हैं, डिलेज होते हैं सप्लाई में, ठीक है, वो सबसे कम किस में है? सिंपल सी बात है भाई, देखो पाइपलाइन में सबसे कम होगा ना, ये चीज का आप ध्यान देना। पाइपलाइन में लॉस सबसे कम होता है और यहाँ पे टाइम भी कुछ ऐसा नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी इसमें फास्ट सर्विस होती है। समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि ये शिपमेंट का नुकसान भी नहीं होता है, देरी भी नहीं होती है। ये सारे मोड्स में आपको देरी भी होगी और कई बार डैमेज भी हो सकता है। ये चीज का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अब एक और चीज आप लोगों के लिए कि भारत में सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? तो HVJ पाइपलाइन। यह है आपका हजीरा जो कि गुजरात में है। यह है आपका बिजोय नगर भी बोलते हैं, बिजोयपुर भी बोलते हैं, मतलब आप बिजोय नगर बोल सकते हो, विजय नगर, विजय का नगर भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली जमशेद नगर, या फिर आप कुछ और भी इसको बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो HVJ है ना, जगदीशपुर है वैसे तो ये। ठीक है, HVJ ये पाइपलाइन 1968 समथिंग में, या फिर आप कुछ और भी आप इसको, मतलब ये चीज आप ध्यान देना कि इसको गेल ने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1980s के समथिंग में करा था। 68 में तो सबसे पहली पाइपलाइन खोजी गई थी। 1980s में गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 80s की बात है, अब 81 82 कभी भी होगा, गेल ने इसको शुरू किया था। भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है भाई HVJ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, जगदीशपुर करके है लास्ट वाला, ये चीज आप ध्यान देना कि ये पाइपलाइन से ही संभव है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला देखो, फ्रॉम विच कंट्री हैज द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सैनिक शासन। भारत में सैनिक शासन अभी तक नहीं लगा कभी भी, पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में लगता रहता है। तो मार्शल लॉ भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 34 में है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन, जो फंडामेंटल राइट्स इसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपके सारे के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो ये मार्शल लॉ का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था? तो ऑब्वियसली यूके हम पे लगाता था पहले मार्शल लॉ, जैसे आपने झारखंड के मुंडा जब रिवोल्यूशन हो रहा था तब वहां पे लगाया गया था पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। यूके से ना हमने बहुत कुछ और भी लिया है। यूके से हमने क्या लिया है भाई? बाइकैमरलिज्म, यानी कि 2 सदन होते हैं ना, 2 सदन का मतलब हमारे पास लोकसभा भी है, राज्यसभा भी, वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप उसको। सिटीजनशिप हमने भाई यहीं से ली है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आप लोगों से पूछूंगा। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है जी? हमने यहाँ से लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जी, हमने यहाँ से लिया है 5 ईयर प्लान्स भी, हमने यहीं से लिया है। सोशलिस्ट जो एक वर्ड है प्रियम्बल में, वो भी हमने यहाँ से लिया है। चाइना से हमने कुछ लिया नहीं है। जापान से हमने एक ही चीज ली है, वो है आपका प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा एग्जाम में, ये आता भी है। चलो अगला प्रश्न देखो। कोपाकाबाना बीच इज सिचुएटेड इन। कोपाकाबाना बीच, तो ये कहां पर है? पहली बात तो ब्राजील में है। ओके, अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में आपने देखा होगा, पेरू की करेंसी बहुत बार पूछी जाती है, तो पेरुवियन सोल इसकी क्या है? करेंसी है। पेरू की कैपिटल क्या है? तो ये होगी आपकी लीमा। ठीक है, पेरू की क्या होगी? लीमा हो गई। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा कैपिटल है,
और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी क्या है, आप बोल सकते हो करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा कि यहाँ पर जो महारानी की फोटो है इनके किसमें करेंसी नोट्स में, इसको हटाया जाएगा। इन्होंने पिछले साल ये डिसीजन लिया था। मेक्सिको की करेंसी क्या है, तो ये पैसो है, ठीक है, और कैपिटल क्या है, मेक्सिको सिटी। ब्राजील की क्या है, रियाल है, ब्राजीलियन रियाल, और ब्राजीलिया इसकी क्या है, कैपिटल है। ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है, एग्जाम में आती है भाई, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल, आप इम्प्योर मेटल मतलब क्या है, जैसे मैं बताता हूं यहाँ पर, ठीक है। कॉपर मतलब बेसिकली ये जो चीज है ना, वैसे तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हर किसी मेटल में यूज नहीं होते, जो बहुत ज्यादा मतलब प्रीशियस मेटल होते हैं उसी पे हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। तो कॉपर हो गया, है ना, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया। इनको प्योर करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को कैथोड रे से गुजारते हैं, कैथोड रे मानते हैं, और प्योर मेटल को हम लोग क्या कर लेते हैं, एनोड रे में मानते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल को इस प्रकार से जब हम कैथोड रे और एनोड रे के हिसाब से जब हम इस प्रोसेस से गुजारते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और बेसिकली ये इसी चीज में ही फॉलो होता है, जैसे इसका सिंबल Cu हो गया, Zn का जिंक हो गया, सिल्वर का क्या हो गया यहाँ पे Ag हो गया, और गोल्ड का क्या होगा यहाँ पे Au। ओके ये एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा हुआ भी है, इनके आपसे सिंबल भी पूछे जाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है जो जिसमें आपका इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल को क्या करते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलरली इस चीज को यहाँ पे यूज करा था रिफाइन करने के लिए कैथोड रे और एनोड रे के हिसाब से। चलो अगला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। जूल यस ठीक है, वर्क की भी है। जूल आप किसकी बोल सकते हो, पावर की तो वॉट होती है ना। वर्क डन बोल सकते हो ना आप इसको, एनर्जी भी बोल सकते हो, एनर्जी की भी यही होती है, ठीक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट, ठीक है, एनर्जी की तो नहीं होती, ये तो गलत है, ठीक है। जूल पर सेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, नहीं ये तो जूल पर सेक तो नहीं होती है ना, जूल पर सेक तो एनर्जी की नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी की मैं बता चुका हूँ आपको, जूल ही होती है, जूल पर सेक नहीं होती है। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल, पावर की तो भाई वॉट होती है, पावर की तो वॉट होती है, ठीक है। रेडियंट फ्लक्स की होती है जूल पर सेक्स, तो जूल पर सेक, ठीक है, रेडियंट फ्लक्स की, जहां तक मुझे पता है रेडियंट फ्लक्स, ठीक है, इसकी होती है। और जूल पर न्यूटन आई थिंक इसका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ पावर की वाट होती है। तो भाई ये वाला जूल पर सेक तो इसका तो मैं श्योर हूँ कि रेडियंट फ्लक्स की होती है। एनर्जी का तो जूल ही होता है, वाट नहीं होता, वाट तो किसका होता है यहाँ पे, पावर का होता है। तो हमारा क्या सही बैठ रहा है, सिर्फ वन वाला ही सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में, ठीक है, 1980s के आसपास, 1980s के आसपास, ठीक है, 1980s के आसपास यहाँ पे आप देखोगे कि भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे ये आंसर नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूंगा। भारत में ग्रामीण सहकारी समितियां बनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछ लिया जाएगा, माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है? छोटे छोटे लोन देना, छोटे छोटे लोन देना ताकि वो अपना काम काज चला सके। तो फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग इन द वर्ल्ड कौन लेके आया था? मोहम्मद यूनुस। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने वाले बांग्लादेश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बांग्लादेश के, ठीक है। 2006 में इनको पीस में नोबेल प्राइज भी मिला है, ये चीज ध्यान देना। बांग्लादेश के बंदे थे मोहम्मद यूनुस। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये इन्हीं की देन है, ठीक है। तो भारत ने जो ये मॉडल लाया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये इन्हीं के ऊपर है, मोहम्मद यूनुस के ऊपर ही है। बांग्लादेश के थे, 2006 में इनको क्या मिला है, पीस में नोबेल मिला है। तो भारत में 1980s के आसपास यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप आया है, ये चीज को आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक होता है रीजनल रूरल बैंक, इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। देखो भारत में पहला आरआरबी कब खुला था? 1975 में, है ना, मुरादाबाद में कहीं खुला है। तो वो कौन सा था? प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक था। ये इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? तो ये सिंडिकेट बैंक इसका स्पॉन्सर था। अच्छा, जब भी हम आरआरबी खोलते हैं ना तो उसमें शेयरिंग होती है,
50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है जिस स्टेट में वो होता है, 35% शेयर जो बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर बैंक, वो उसका होता है। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप लोग इस चीज का ध्यान देना। आरआरबी का ये सिनेरियो भी रहता है। ठीक है, इसका आंसर है रूरल कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता चुका हूं मैं। द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी इनमें से किसकी है? ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है भाई, पीटी उषा को हम लोग क्या बोलते हैं? पियोली एक्सप्रेस, पियोली की रहने वाली थी, गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, मैरी कॉम तो बॉक्सर है। मिल्खा सिंह आपका उत्तर हो जाएगा, द रेस ऑफ द माई लाइफ। इनकी बेटी ने मिलके भी लिखी है वैसे इसको, मिल्खा सिंह। सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? द सेंचुरी। द सेंचुरी इज नॉट इनफ। समझ में आ गया? ये है इनकी अपनी खुद की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इनकरेक्टली लिस्टेड एज अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का नागरिक बनने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी जो कंडीशन है वो गलत दे रखी है यहाँ पर? देखो, सबसे पहली चीज तो सिटीजनशिप हमने कहाँ से ले रखी है? आपको बताया था, ब्रिटेन से ले रखी है, यूके बोल सकते हो आप। भारत के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट है अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भी तो बता देना सर जी ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आता है। ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पे आपकी। भारत में सिटीजनशिप एक्ट कब आया था तो बता देना सर जी ये 1955 में आया था। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म हुआ है इसका और उसके माता पिता भारतीय नहीं है तो वो फिर भी भारतीय की सिटीजनशिप ले सकता है। तो ये हो गया सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। मान लो यहाँ पे वो रहता है 7-8 साल से रह रहा है, तब जाकर भी वो यहाँ की नागरिकता ले सकता है। सिटीजन थ्रू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली है तो वो क्या यहाँ का नागरिक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यही वाला गलत है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर, हाँ जी, अगर उसके माता पिता या दादा दादी अगर भारत के नागरिक होंगे तो वो, अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। अच्छा, भारत में एकल नागरिकता है भाई, सिंगल सिटीजनशिप। अगर किसी देश का आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप इस देश के नागरिक नहीं रहोगे, हटा दिया जाएगा आपको। समझ में आ गया? अभी अक्षय कुमार वाला केस चल रहा था, आप लोग को पता है, उनके पास पासपोर्ट मिला था कनाडा का। विच ब्रिटिश साइंटिस्ट इज नोन फॉर डेवलपिंग द प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी इन 1947 टू इंप्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, ये जो एग्जाम में आता ना वही बताऊंगा मैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मैंने तो ऐसे याद करा हुआ, जे थॉमसन है ना, एनसी यानी कि जेम्स चैडविक, ठीक है, और पीआर यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने ये डिस्कवर किए थे। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, आप लोग भी ऐसे लर्न कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदे का नाम क्या है? यहाँ पे वैसे तो आप इतना ही लर्न करो, बस इतना ही काफी है। ये है आपका डेनिस गैबोर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये चीजें करके दिखाई दी। अगला है द ट्रिपैटाइट स्ट्रगल, जिसे हम बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, उत्तर भारत में हुआ था। अच्छा, पहली बात तो ये आएगा ट्रिपैटाइट स्ट्रगल। एक चीज याद रखना, ट्रिपैटाइट स्ट्रगल में आप पीपीआर कर लेना। पी से पाल, पी से गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, आर से राष्ट्रकूट, ऐसे करके लर्न कर लेना। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आप लिख देना जी यहाँ पे गोपाल ने करी थी, ये बंगाल की तरफ था ये कोई। प्रतिहार वाला हरियाणा की तरफ में था कहीं। ठीक है, तो प्रतिहार की किसने करी थी भाई? ठीक है, तो कई जगह नागभट्ट भी आता है ना, तो आपने देखा होगा। राष्ट्रकूट की किसने करी थी? ये तो बताइए होगा सबको, दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ठीक है, नागभट्ट आता है यहाँ पे कहीं, नागभट्ट प्रथम आता है इसका। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, तो इसमें पीपीआर हो गया। तो ट्रिपैटाइट स्ट्रगल में कौन कौन आएगा भाई? पीपीआर का मतलब यहाँ पे कौन कौन से हैं? अब आपके लिए कौन सा बचा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रकूट ही बचा है बस अब। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार का हो गया यहाँ पे आपका। अच्छा, ये ट्रिपैटाइट स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1790 से समथिंग में स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट हुआ क्यों था? ठीक है, तो हुआ क्यों था पर्टिकुलरली मैं बताता हूँ आपको। ट्रिपैटाइट स्ट्रगल हुआ था कि ये तीनों कन्नौज पे अधिकार करना चाहते थे। कन्नौज यूपी में है ना, कन्नौज। कन्नौज वो कौन सी है? जहां पे हर्षवर्धन राज करता था, मौखरी वंश का। कन्नौज पे अधिकार करने के लिए ये ट्रिपैटाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। पीपीआर से याद रखना, एग्जाम में आता है।
ठीक है, चलो अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द मूर्स लास्ट सिग। ठीक है, तो मूर्स लास्ट सिग किसकी है भाई? तो ये किसकी है? सलमान रुश्दी की है। और भी कई कई सारी किताबें हैं, अच्छी अच्छी हैं, ये किताबों का आप लोगों ने ढंग से लर्न करना पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग डांसेस इज बेस्ड ऑन रास लीला थीम? देखो मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी जो डांस होता है वो आपका रास लीला पे होता है। राधा और कृष्ण के प्रेम के ऊपर दर्शाने के लिए हम मणिपुरी डांस करते हैं, रास लीला। ठीक है, तो उत्तर आपका यही हो जाएगा। सटरिया डांस, सटरिया डांस भी आपका कृष्ण के प्रति भक्ति के लिए है, कृष्ण के प्रति भक्ति के लिए है। और ये होता कहां पर है जी? असम में होता है। मणिपुर, मणिपुरी मणिपुरी में ही होगा। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का मतलब क्या है? केरला हो गया मोहिनी अट्टम। अब यहां पर ध्यान देना, एक औरत के बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे, एक तरीके से जेनरोसिटी, उसके अंदर त्याग, उसके अंदर प्रेम, उसके अंदर चालाकपना बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो भी आपने देख, क्यूरोसिटी भी आप बोल सकते हो, कनिंगनेस भी आप बोल सकते हो, ग्रेटफुलनेस भी, उसके अंदर जो भी भाव हैं, एक डिफरेंट स्टाइल जो होते हैं वुमेन्स के, ये यहाँ पे मोहिनी अट्टम में दिखाया जाता है कि एक वुमेन क्या क्या हो सकती है, मतलब वुमेन के भाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। कथक में बेसिकली हम रामायण और महाभारत को डिपिक्ट करते हैं। अपने कथक जब हम करते हैं ना कथक, तो उसमें महाभारत और रामायण को हम लोग दर्शा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें आपने एग्जाम में याद रखनी है। जैसे भरतनाट्यम में आंखों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, उसी प्रकार से एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे भाई। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका मणिपुरी। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ? इनमें से कौन सा मौर्य का अंतिम रूलर था जिसको उसी के खुद के सेनापति ने मार दिया था? तो यहाँ पे ध्यान रखो एक चीज का कि मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसकी हेल्प से करी थी? चाणक्य भी बोल सकते हो आप, ठीक है, कौटिल्य भी बोल सकते हो। वैसे उनका असली नाम क्या था? असली नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इनकी हेल्प से करी थी। कहां पे करी थी? मगध में करी थी। मगध कौन सा वाला एरिया आज के डेट में? ठीक है, ईस्टर्न यूपी प्लस बिहार वाला प्लस थोड़ा बहुत एरिया उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का भी था। ओके, तो मगध में स्थापना करी थी। अच्छा, यहाँ पे इनकी पहली राजधानी क्या थी भाई? तो याद रखना पाटलिपुत्र थी। ये पाटलिपुत्र किसका नाम है जी? ये आज के डेट में ये पटना है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर मौर्यन रूलर का, मौर्यन साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहद्रथ। ठीक है, इसको, इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने इसको मार दिया था। क्यों मार दिया था बता देता हूं यहाँ पर भाई। ये जो था ना, ये बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म खतरे में आ रहा था धीरे धीरे। इसने इसको तब मार दिया और इसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना भी करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। ये एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, अगला है विच रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट देयर इज अनलॉफुल अरेस्ट ऑफ अ पर्सन? कोर्ट को ऐसा लगता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट कर दिया है, तो यहां पर जो रिट है वो किसके प्रति जारी होगी? अब यहां पे ध्यान दो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। भारत में रिट जारी करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिख लो पहले, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं अपने नीचे वाले कोर्ट के लिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितने प्रकार की रिट होती है जी? 5 प्रकार की होती है। 4 तो यहीं पे लिखी हुई है, एक मैं और लिख देता हूँ, स्रिट्योरिटी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप लोग देख लेना। 5 प्रकार की रिट होती है। अच्छा, रिट सिस्टम हमने कहां से लिया है? तो ये भी हमने यूके से लिया है। ओके, अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो वो होता है आर्टिकल 32 में। इसी 32 आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। ओके, अगर ये हाई कोर्ट जारी करता है तो 226 के अंदर जारी करता है आर्टिकल। ये आर्टिकल रटने पड़ेंगे भाई, हमने भी रटे हैं, आपको भी रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका। अब यहां पे ध्यान दो, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि आपके पास बॉडी है, आप उसे प्रस्तुत करो। जब भी कोई किसी व्यक्ति ने अपराध करा है तो आपको 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में क्या करना है? प्रस्तुत करना है। तो ये हाई कोर्ट तब, सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जब उसे किसी व्यक्ति को अपने पास प्रस्तुत करवाना होता है। ओके, और उन्हें लगता है कि ये गलत हो रहा है। अब यहां पर आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट, आप किस हैसियत से या फिर आप किस अधिकार से अपने पद पर बैठे हुए हो, ये पद आपके लिए बना ही नहीं है। यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस पोस्ट
एंड आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हो तब ये क्यू वारंटो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है अब हम कमांड करेंगे, यानी कि मैंडेमस का मतलब होता है भाई आपका जो एरिया है, जो अधिकार क्षेत्र है, आप उसके बाहर नहीं कार्य कर सकते। जैसे अगर उत्तराखंड का हाई कोर्ट है तो वो यूपी के लिए कोई फैसला नहीं सुना सकता, तो ये अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए होता है। प्रोहिबिशन, भाई प्रोहिबिशन का मतलब होता है आप पे प्रोहिबिट कर दिया है, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब होता है कि भाई आपको बताया जाएगा आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलरली कि आप एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको बताया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी करिए, प्रोहिबिशन हो गया। सिटोरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट अपने निचले वाले कोर्ट को ये कहता है कि आपके पास ये वाला केस पेंडिंग है, अगर आप नहीं कर रहे उस पर कोई कार्रवाई तो आप इसे हमारे पास ट्रांसफर करिए, ठीक है। तो ये होता है केस को ट्रांसफर करने के लिए, ये होता है टू बी सर्टिफाइड सिटोरिटी को, ठीक है। तो 5 के 5 मैं आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं। Who among the following founded an expedited कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट ताशकंद इन 1920? भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी है? 1925 में बनी है। ताशकंद में तो यहाँ पे 1920 में हो चुका था, ठीक है। ताशकंद वही एरिया जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो ये कौन थे भाई? ये थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने वहां पर स्थापना करी थी, यहाँ पे 1925 में करी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आता है, 1952 के फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में जब सरकार चुन के आई कौन सी? कांग्रेस की, तो वहां पे पहली अपोजिशन पार्टी कौन सी थी? तो वो सीपीआई थी। ये एग्जाम में आता है, फर्स्ट लोकसभा में अपोजिशन में कौन सी पार्टी थी? तो सीपीआई थी। दूसरी चीज, दूसरी सफलता आप देखो यहां पर 1957 में भारत में पहली बार किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, तो वो है राज्य केरला। ये भी आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। सीपीआई की एक मजदूर यूनियन भी है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। भारतीय किसान संघ भी आता है कई बार, जो उनका किसानों का है, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का है, ठीक है। तो ये सीपीआई आप लोग यहाँ पे ध्यान देना भाई, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इनका वो है। अभी इनके सेक्रेटरी जनरल आई थिंक सीताराम येचुरी भी हैं, उन्होंने कई बुक भी लिखी हुई है, ओके। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में जितना आ सकता है मैंने आपको बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी करेक्ट है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, occur through water, ये सही नहीं है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमिट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड ट्राइडोफाइट्स occur through water। देखो ब्रायोफाइट्स क्या होता है, देखो ये वाला बिल्कुल ठीक है, वाटर से होता है। कई जगह पे वाटर यूज भी नहीं होता, लेकिन कई जगह पे वाटर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे इसने सही बोला हुआ है। पहली बात तो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स भाई पहली बात तो वो होते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? जिसमें नो रूट्स, ठीक है, रूट्स। अब ये मत बोलना कि सर बिना रूट्स के कोई पौधा कैसे चल सकता है, रूट्स होती है इसकी, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, रूट्स हम उसको नहीं कहते हैं। समझ में आ गया? तो भाई अब आप बोलोगे सर ये वाटर और प्रोटीन कहाँ से लेगा, फिर वाटर एंड प्रोटीन ये इनटेक कहाँ से करेगा? तो भाई याद रखना, जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो जो प्रोटीन और जो यहाँ पे वाटर है वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं अपने लीव्स की सरफेस से, ठीक है, ये लीव की सरफेस से। अब आया यहाँ पे आपका टेरिडोफाइट्स। ये टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? इनकी जड़ तो होती है, ये वो प्लांट होते हैं जो सीड और जो फ्लावर दोनों ही नहीं निकालते। समझ में आ गया? इनके ना बीज होते हैं ना इनके फ्लावर होते हैं, घास टाइप के, देखा होगा आपने हाईलैंड्स में घास टाइप की एक बड़ी बड़ी होती है, उसमें ना फूल उगेंगे ना उसमें कुछ होता है, बस ये आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर इनमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेल गेमेट का, तो ये वाटर से ही होता है, ये वाला भाई बिल्कुल ठीक है, ओके। विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्ड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस है? यहाँ पे यूटी की बात कर रहा है, तो भाई सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं मेल की लिटरेसी की, तो वो आपका लक्षद्वीप है। लेकिन यूटी में अगर स्टेट की बात करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लिटरेसी में आपका 90% से भी अबव हमेशा केरला रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं मेल की सबसे कम लिटरेसी कौन से राज्य में है, तो आप बिहार कर देना। लेकिन अगर फीमेल की बात आएगी, फीमेल की सबसे कम लिटरेसी कहां पर है, तो आप राजस्थान कर देना। समझ में आ गया? ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी
अब यहाँ पे ध्यान देना, एक और चीज आप लोग को बता देता हूं मैं कि यहाँ पर ना परसेंट से रिलेटेड भी चीजें आती हैं। कल मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, वहां पे था कि भाई कौन से राज्य में सबसे ज्यादा परसेंट है एसटी की पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन में, है ना। मतलब मैंने जब उसका डाटा देखा तो मुझे सारे के सारे स्टेट्स का देखना पड़ा परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज 90% भी हैं, जैसे कि आपका नागालैंड, जैसे कि आपका मेघालय हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कम था वैसे तो, लेकिन वहाँ 92% भी है मणिपुर में तो समथिंग में, है ना। तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान देनी है कि भाई पूरा भी पढ़ना पड़ता है कई बार। पंडित रविशंकर पॉपुलराइज विच इंस्ट्रूमेंट इन द पर्टिकुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं आपको पता ही है, सितार बजाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना तबला और तबला आता है और सितार, ठीक है। तो याद रखना कि भाई तबला का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने किया है ना, ये एग्जाम में आता है। अच्छा एक और चीज आती है एग्जाम में कि भाई किस गुप्त राजा की जो इमेज है वो वीणा बजाते हुए उसके कॉइन में है, ठीक है, तो वो कौन सा है, समुद्रगुप्त है। ओके अच्छा यहाँ पे एक आता है कि भाई ऐसा मुगल शासक जिसने अपने दरबार में क्या बंद करके रखा हुआ था, म्यूजिक बंद करके रखा हुआ था, लेकिन वो खुद वीणा बहुत अच्छा बजाता था, तो वो कौन सा है, औरंगजेब। और ये जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब को हम क्या बोलते हैं, जिंदा पीर, इसने अपना खुद का बोला था जिंदा पीर, इसको आलमगीर इसका नाम था वैसे तो, आलमगीर औरंगजेब, ये आप ध्यान देना। कब से कब तक था ये, तो ये 1658 से 1707 तक ये भारत का सुल्तान रहा। समझ में आ गया आपको। ओके सितार का भी और तबला का दोनों का आविष्कार अमीर खुसरो ने कराया वैसे तो, ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है कई बार। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। पहली बात तो आप ये जानो कि भाई महानगर क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट जिस भी क्षेत्र की, जिस भी सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर होगी वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंसस डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं सेंसस डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंसस डिपार्टमेंट, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो 4 मिलियन या उससे अधिक होगी हम उसको महानगर बोलेंगे। भारत में अभी तक टोटल 9 है आपके महानगर, जैसे अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे करके, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। तो ये कौन कौन सा है भाई, किस महानगर संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसकी होगी भाई, मुंबई की होगी। यहाँ तो करोड़ से भी ऊपर है इनकी, तो 10 मिलियन से भी ऊपर है यहाँ पे पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उतनी मेरे स्टेट की पॉपुलेशन भी नहीं है, उत्तराखंड की, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना। चलो कीर एंड गरिया पूजा आर ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, ठीक है। पहली बात तो झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या मनाते हैं भाई, सारहुल, ये आपने बहुत बार एग्जाम में देखा भी होगा, सारहुल आता है, ठीक है। और रोहिणी भी मनाते हैं यहाँ पे, और जावा भी यहाँ पे मनाया जाता है भाई। मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है चापचार कूट, ये चापचार कूट आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओडिशा में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कलिंग फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, ठीक है, और छऊ फेस्टिवल, और भी बहुत सारे हैं, बीच फेस्टिवल, ठीक है, और कलिंग हो गया, कोणार्क, और रथ यात्रा जगन्नाथ की, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। और ये कीर वाला जो है आपका, ये हो गया आपका त्रिपुरा। ये चापचार कूट जरूर याद रखना, ठीक है। याओशांग भी होता है यहाँ पे, याओशांग, याओशांग भी आपका मणिपुर में होता है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। विच कंपनी हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन यही है, 1750 किलोमीटर समथिंग लंबी है, लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, है ना। ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है भाई, एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उस टाइम बताया था कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको शुरू किया था, 1980s के समथिंग है, 86 है या फिर समथिंग ऐसी है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना उसको। तो 1986 समथिंग है, क्योंकि इतने जो डेट्स और इतने सब कुछ लर्न रखना मतलब एक बार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, वो आप लोग भी समझ लेना उन चीजों को। मौसिन राम, द प्लेस दैट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ये कहाँ पर है, मौसिन राम, मासिन राम भी बोलते हैं, कई जगह चेरापूंजी भी इस क्षेत्र में ही है। तो सबसे ज्यादा गीला प्रदेश दुनिया में, सबसे ज्यादा गीला प्रदेश बोल सकते हो, सबसे ज्यादा वेट वाला यही है, सबसे ज्यादा वर्षा भी यही होती है, तो गीला तो होगा ही होगा। तो मौसिन राम, ठीक है, ये कहाँ पर है, पहली बात तो याद रखना, ये मेघालय में है, चेरापूंजी के पास है,
ओके, सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, 1100 सेंटीमीटर समथिंग इसका है रिकॉर्ड। ओके, तो भाई ये कहाँ पर है? अब आपको मैंने बता दिया मेघालय में है, तो आप सीधा बता दोगे ये खासी हिल्स में है सर। हाँ, मैं भी बोलूंगा खासी हिल्स है। पतकाई हिल्स कहाँ पर है? तो ये है आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है। मिशमी हिल्स आपको कहाँ पे मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स कहाँ पर है? ठीक है, तो आप बोल देना सर जी ये झारखंड में, ठीक है। ये आप बोल देना सर जी ये कहाँ पर है? ये जी झारखंड में है, ठीक है। ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना। तो अब गारो खासी जयंतिया हिल्स, ये तो वहां पे ट्राइब भी है और ये वहां पे हिल्स भी है। तो गारो खासी जयंतिया जब भी आएगा तो मेघालय टिक मार देना। तो उत्तर क्या हो गया यहाँ पे आपका? ठीक है, उत्तर हो गया यहाँ पे आपका ये, ठीक है, खासी हिल्स। चलो, अब जिससे रेन नापते हैं ना उसे हम बोलते हैं रेन गेज। ऐसा करके एक ये वो होता है, यहाँ पे जितना पानी भरता रहेगा उतना सेंटीमीटर वो आपको बता देंगे कि भाई इतनी बारिश पड़ी है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स, महाराष्ट्र में, ताकि वो यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है, जो ब्राह्मण ने अपने अपने लिए कुछ रीति रिवाज बना रखे हैं, उनको रिफॉर्म करने के लिए, हिंदू धर्म को दोबारा सुधार करने के लिए इस मंडली का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे स्थापना करी थी। तो वो कौन सी है? यहाँ पर आप देख सकते हो परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली स्थापित करी थी। अब ये 1840 समथिंग 1849 समथिंग इसका ईयर आता है, कई जगह 1844 भी लिखा हुआ था। ओके, अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, ये राजा इनका टाइटल दिया गया था किनके द्वारा? मुगल शासक थे अकबर सेकंड, अकबर सेकंड ने इनको दिया था और इन्होंने इनको ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास भेजा था अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, बिस्टल में इनकी समाधि भी है। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1828 में, किसकी? ब्रह्म समाज की। क्लियर हो गया यहाँ पे आपका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 या फिर 98 है, वैसे तो जहां तक मुझे पता है 1897 है, ठीक है, 1897 ही मिलेगा आपको। स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत करी थी अपने गुरु परमहंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होगा ना, ठीक है। इनके जो गुरु थे, ओके, उनके गुरु जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी परमहंस मंडली रामकृष्ण मिशन की? तो ये करी थी बेलूर। बेलूर कहाँ है? कलकत्ता, ठीक है। स्वामी परमहंस की याद में या फिर उनके वो जो गुरु थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने ये स्थापना करी थी। इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये एग्जाम में आता है, मैंने बहुत बार देखा है। आर्य समाज भी आएगा आप लोगों का एग्जाम में। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मतलब इनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये था मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी इनका नाम था, दयानंद सरस्वती का। ये भी मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा हुआ है। दयानंद सरस्वती हो गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय जन जागरण का पिता भी कहते हैं, द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी हम लोग इनको कहते हैं। ओके, द ब्रिज बिटवीन द मतलब पुराना भारत और नए भारत के बीच में ब्रिज भी इनको कहते हैं। कई जगह इनके नाम अलग अलग हैं। 1784 में Who discovered the composition of water through his experiment with hydrogen and oxygen? तो किसने डिस्कवर किया था 1784 में वाटर का कॉम्पोजिशन, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। पहली चीज तो यहाँ पे ये आपका हेनरी कैवेंडिश इन्होंने करा था। ओके, अब यहाँ पे आता है जोसेफ प्रिस्ले, जे प्रिस्ले भी बोलते हैं हम इसको। इन्होंने ऑक्सीजन खोजी थी, समझ में आ गया यहाँ पे। और इन्होंने सोडा वाटर भी खोजा था भाई, कार्बोनेटेड वाटर हम जिसको बोलते हैं ना, सोडा वाटर भी इन्हीं की खोज है। इरेजेबल रबर भी इन्होंने बनाया था, इरेजेबल रबर। जॉन डाल्टन ने क्या करा है? न्यू एटॉमिक थ्योरी दी है। क्या दिया इन्होंने? न्यू एटॉमिक थ्योरी दी है। ये आप लोग ध्यान देना, जॉन डाल्टन ने। ओके, चलो अगला है अंडर विच स्टेट डू ट्री फॉल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ना एक तरीके का स्ट्राटा होता है। ओके, मैं ये नहीं बोलता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 2 3 वैसे तो 4 होते हैं, वैसे तो वैसे 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं। देखो बॉटम वाले में आपके घास आते हैं, ये वाले में आपके श्रब्स आ जाते हैं, थोड़े मतलब नॉर्मली जो थोड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। इस वाले में आपका मतलब इस वाले में आपके थोड़े बड़े प्लांट। और अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ट्री की, ट्री क्या होता है भाई? उससे भी बड़ा होता है। जैसे मान लो ओक का ट्री है, जैसे मान लो बेनियन ट्री है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वो आते हैं आपके सबसे टॉप वर्टिकल में, ये वाले वर्टिकल में आते हैं, ठीक है। जैसे बॉटम वर्टिकल में आपकी घास आ गई, उससे उसके सेकंड
जो लास्ट होता है मतलब यहाँ से ऊपर वाले में, सेकंड वाले में आपका इससे थोड़े बड़े प्लांट आ गए, थर्ड वाले में आपका श्रब्स आ गए, फोर्थ वाले में आपका ट्री आ गया। तो यहाँ पे टॉप वर्टिकल आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आता है, ये देख लेना आप लोग एक बार, ये मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे है ना। ये हो गया आपका ग्रासेस, सबसे पहले ग्रासेस रखा है, फिर हर्ब्स रखे हैं, फिर श्रब्स रखे हैं, फिर टीक यानी कि पेड़ रखा हुआ है। ओके, तो सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर यानी कि टॉप वर्टिकल में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य हैं, पहली बात तो आपको बता दिया था मैंने 51A के अंतर्गत ये आता है। पार्ट 4A ये भी याद रखना आप लोग, और ये आर्टिकल भी याद रखना। टोटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है। 2002 में 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी, और इससे पहले ही कितने थे? 10 थे। ओके, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में स्टैब्लिश करी गई थी। भारत में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। विवेक देब रॉय की ये बना था 2014 में। इन्होंने रेलवे में रिफॉर्म के लिए इनको बनाया गया था, रेलवे में रिफॉर्म के लिए। ठीक है, LM सिंघवी कमेटी भी पंचायत की है, LM सिंघवी कमेटी भी पंचायत की है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दे दोगे, LM सिंघवी कमेटी भी पंचायत की है, जो 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। सरदार सोलन सिंह कमेटी कब बनी थी? 1976 में बनी थी, इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। ओके, 86 वाला तो राजीव गांधी जी ने बनाया था। LM सिंघवी कमेटी इन्होंने भी पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया था कि हाँ, हमारे भारत में पंचायती सिस्टम में ये चीजें रिफॉर्म कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। ये हो चुका है सरदार सिंह सोलन सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया था? USSR से लिया था, पहले बताया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, ये आपका रोटेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ये जो आपका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका पहला वाला उत्तर सही हो गया। अब यहाँ पे ना पर्टिकुलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है आपका कि भाई कभी भी आप किसी मास को आप एक पर्टिकुलर स्पीड में अगर घुमा रहे, रोटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो अपनी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सेम रहेगा। यहाँ पे ये सिंपल यहाँ पे ये बोल रहे हैं मास, और अगर आप ये मास बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड में या फिर किसी और चीज में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप ध्यान देना। Which of the following article of Indian Constitution deal with the relationship between the Prime Minister and the President? पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भारत के एक ही उसमें है, जो कि है आर्टिकल 75। इस 75 में ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। ओके, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है ये ध्यान देना आप। आर्टिकल 52 के अंतर्गत बोला है भारत का एक क्या होगा? 53 भी बोल सकते हो आप, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 DPSP के अंतर्गत आता है, जिसमें यहाँ पे स्टेट को बोला जाता है कि आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 आपका एक फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो किसी भी रिलीजन को। ठीक है, पूजा कर सकते हो आप, उसका प्रचार भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिकल 35 ये अब खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक ये था JNK के रेसिडेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 75 इज द राइट आंसर, जहां पर आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। इंडिया का रैंक क्या रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में? पहली बात तो इंडिया का रैंक रहा था यहाँ पे 48। ये बहुत सिंपल चीज है। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 था गोल्ड, 2 था सिल्वर, 4 थे आपके यहाँ पे ब्रोंज। ठीक है, सिल्वर किसने जीता था? रवि दहिया थे, और कौन थी? लवलीना थी। और गोल्ड यहाँ पे किसने जीता है? गोल्ड आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे नीरज चोपड़ा। ठीक है, ब्रोंज में साइना PV सिंधु हो गई। ठीक है, और PV सिंधु हो गए, और लास्ट में एक बॉक्सर भी थे, और यहाँ पे आपका मेंस का हॉकी टीम भी थी, मेंस की हॉकी टीम भी थी, और यहाँ पे एक और वेट लिफ्टर भी। वैसे तो वेट लिफ्टर ने यहाँ पे सिल्वर जीता है, और भी यहाँ पे बॉक्सर थे। ओके, वो आप लोग देख लेना एक बार। अच्छा, 2024 का ओलंपिक्स कहाँ पे होगा? ये पेरिस में होगा, फ्रांस में। 2028 का ओलंपिक्स कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका लॉस एंजलिस। इसमें क्रिकेट भी खेला जाएगा पहली बार। समझ में आ गया यहाँ पे? ये चीज आप ध्यान देना, भारत को यहाँ पे मिल जाएगा अब मुझे लगता है गोल्ड। ठीक है, तो ये भारत का टोक्यो ओलंपिक हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट रैंक किसकी आई थी भाई?
इसमें टोक्यो ओलंपिक्स में यूएसए का था। सेकंड रैंक किसको था भाई? तो सेकंड रैंक किसको था? चाइना को था। थर्ड रैंक किसको था? जापान को था। फोर्थ रैंक किसको था? ग्रेट ब्रिटेन को था। भारत का आया 48। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में खेले गए थे, ग्रीस के एथेंस में खेले गए थे। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ओके? ये एग्जाम में आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है, नवाब सलीमुल्लाह खान के घर में। नवाब सलीमुल्लाह खान के घर में। इस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अभी तक कांग्रेस में थे, लेकिन 1913 में वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं सर आगा खान, ओके? मुस्लिम लीग ने अपने कौन से अधिवेशन में सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड करी थी? तो वो आएगा 1940 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें इन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड करी थी। पाकिस्तान वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली, यूके में कहीं पढ़ रहे थे वो, ये उन्होंने यहाँ पर दिया था पाकिस्तान का वर्ड, ओके? तो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। चलो अगला है चंबल, हिंडन एंड टोंस रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो पहले बात चंबल कहाँ से निकलती है भाई? तो मऊ से निकलती है। मऊ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ओके? हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलती है। गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, ये सब इसी के नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। टोंस नदी तो भाई हमारे यहीं पर, ये बगल में ही है, ठीक है? यमुना की सहायक नदी है, और ये टोंस नदी पर्टिकुलरली दो चीज़ों से मिलकर बनती है, इसका कोई वो नहीं है ओरिजिन, ठीक है? ये देहरादून में ही होती है। अब यहाँ पर आया आपका, ये तीनों नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है? ये बता दिया मैंने आपको। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर में एक और ग्लेशियर है, बंदरपूछ ग्लेशियर, वहां से निकलती है, ओके? और ये जाकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। महानदी, ठीक है? महानदी में आपको भारत का सबसे लंबा डैम जो कि हीराकुंड डैम, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? कावेरी नदी कहां से निकलती है? कुर्ग जनपद से निकलती है, कुर्ग से, कर्नाटक से, और ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, कुर्ग के, ठीक है? तापी नदी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भी आप लोगों को इतना तो कम से कम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है भाई, ठीक है? मैंने बहुत बार यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ठीक है? मुल्ताई रेंज भी आप इसे बोल सकते हो। तापी का कौन सा आ जाएगा? मुल्ताई रेंज से निकलती है। चलो अगला देखो, प्रभात शर्मा, ये रेसिपिएंट है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के। 1952 में ये स्टैब्लिश हुई थी संगीत नाटक अकादमी, और ये अवार्ड भी 1952 से ही दिया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं भाई? फ्लूट बजाते हैं। देखो फ्लूट के ना दो तीन चीजें होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लूट में कितने होल्स होते हैं? पहली बात तो जब आप हिंदुस्तानी सॉन्ग गा रहे हैं तो आपको 6 से 7 होल्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप दक्षिण भारत के कोई क्लासिकल सॉन्ग या फिर क्लासिकल सॉन्ग गा रहे हैं, उसमें आप बांसुरी बजा रहे हैं, तो उसमें 7 से 8 होंगे। समझ में आ गया? होल्स। तो ये होल्स भी एग्जाम में आ रखे हैं एक बार। मेहरानगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? मेहरानगढ़ फोर्ट कहां पर है? तो जोधपुर में है, ठीक है? अच्छा, एक मैं यहाँ पे देख रहा था कई बार, ठीक है? तो यहाँ पे ना बीकानेर में मैंने देखा था जूनागढ़ का फोर्ट। बीकानेर में एक बहुत फेमस है जूनागढ़ का फोर्ट, ये एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपको जयपुर में क्या मिल जाएगा? अमरगढ़ का फोर्ट मिल जाएगा, रायगढ़ का फोर्ट मिल जाएगा, अमरगढ़ का फोर्ट मिल जाएगा, रायगढ़ का फोर्ट मिल जाएगा। ये दोनों भी कई बार एग्जाम में आ रखे हैं। जयपुर क्या है आपकी? पिंक सिटी है भाई, ठीक है? जोधपुर क्या है आपकी? ब्लू सिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लेक्स हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग अ गेम ऑफ हॉकी, एक अगर आपने कोई गलती करी है तो जो प्लेयर होता है उसको येलो कार्ड रेफरी दिखाता है। तो येलो कार्ड अगर दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है कि उसको 5 मिनट के लिए अपने गेम से बाहर जाना पड़ेगा और उसकी टीम उसके बिना खेलेगी, तो ये 5 मिनट। अगर रेड कार्ड दिखाया तो उसको टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया जाएगा उस मैच से। समझ में आ गया रेड कार्ड का मतलब? ट्रेड लिबरलाइजेशन हैज हेल्प्ड इंडिया इंप्रूव इट्स इन इंडस्ट्रीज विद मीडियम टू हाई टेक्नोलॉजी कंटेंट। आप देखो यहाँ पे ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब आपने देखा होगा 1991 में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, जिसे हमने बोला है एलपीजी पॉलिसी, ठीक है? ये जो एलपीजी पॉलिसी है ना,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इनको अभी 2000 मतलब 24 में भारत रत्न दिया जा रहा है। ओके, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हालांकि इसका जो ब्लूप्रिंट है वो मनमोहन सिंह जी ने ही तैयार किया था। तो इसके आने के बाद भारत में जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी वहां पे बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? हाई टेक्नोलॉजी कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपेरेटिवली हमको एडवांटेज ही मिला है इस चीज के आने के बाद। Which of the following 5-year plan address the issue of removal of poverty as the chief objective for the first time? गरीबी हटाने के लिए हमारा पहला पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ना आप लोग याद रखना कि फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान और फोर्थ 5-year प्लान जरूर याद करना, ये हमेशा आता है। ठीक है, ये अगर एच, ठीक है, पी और जी। अब मैं क्यों लिख रहा हूं? ये मॉडल पूछता है हमेशा, तो ये आपका आएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था। पहले वाले पे इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करा था। ठीक है, इरिगेशन पे फोकस करा था, 5 नए आईआईटी खोले थे। सेकंड वाले में इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, पब्लिक कंपनी को खोला था इन लोगों ने सेकंड वाले में, और ये था पीसी महलनोबिस या फिर नेहरू महलनोबिस प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, पीसी महलनोबिस प्लान भी आता है। ओके, अच्छा टाइम पीरियड में यहाँ पे लिखता हूँ 1951 से 56, 56 से 61 हो गया, और 61 से यहाँ पे 67, 67 से 69 तक प्लान हॉलीडे थे। इस टाइम में कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं लाया गया क्योंकि बहुत सारी चीजें, थर्ड वाला हमारा फेल हो गया। सेकंड वाला था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी कंपनियों को खोला गया, और ये थर्ड वाला प्लान जो था ये फेल हुआ क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ा, चाइना का अटैक, पाकिस्तान का अटैक, इस वजह से ये वाला फेल हो गया। फोर्थ वाला इंदिरा गांधी लेके आई। इस फोर्थ वाले में आपको मिलेगा गरीबी हटाओ का नारा। फोर्थ वाला कब से कब तक था? 69 से 75 के बीच में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कौन सा हो गया हमारा आंसर? यहाँ पे इन्होंने फिफ्थ दे रखा है क्योंकि फोर्थ वाले में पर्टिकुलरली इन्होंने इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करा था, फिफ्थ वाले में ये लेके आए थे। फोर्थ वाला इन्होंने वैसे नहीं माना इसको आंसर, मेरे हिसाब से फोर्थ वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फिफ्थ दे रखा है। ठीक है, सीपीयू का है आंसर ये पेपर, तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो कि फोर्थ वाले में हम लोग एक और चीज ले सकते हैं फोर्थ वाले में, कि हम लोग इसको यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन मान सकते हैं फोर्थ वाले में। ठीक है, फोर्थ वाले में वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी 66 का टाइम का है, तो इसको हमको थर्ड में लेना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन को। ओके, तो ये इन्होंने फिफ्थ 5-year प्लान दे रखा है क्योंकि गरीबी हटाओ फोर्थ में आ चुका था, लेकिन कंपेरेटिवली पूरी तरीके से आई थिंक फिफ्थ में आया, तभी इन्होंने ये दिया होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897? तो सबसे पहले भाई B1 हुआ था। ठीक है, B1 क्या है आपका? तो ये आपका क्या है? थाइमिन है ना। अब बी के तो बहुत सारे होते हैं, B2 होता है ना, B3 होता है, B5 होता है सीधा, आई थिंक B4 नहीं होता होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, B7, B9, B5, B7, B9, है ना। तो ये आपने B2, B3, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये होता है देखो मैंने तो ऐसे याद करा RNBF, RNBF। ठीक है, तो यहाँ पे B9 इन्होंने क्या दे दिया भाई? यहाँ पे आपने देखना होगा B9 क्या देगा? RNBF का मतलब राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटीन, ठीक है, और फॉलिक एसिड। ये आपने ऐसे रटना पड़ेगा, लेकिन B12 भी होता है। ठीक है, साइनोकोबैलामिन करके होता है, वो भी आप लोग याद रखना, लेकिन इतना आप लोग याद रखो, बस इतना आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो थाइमिन होता है आपका ये। अच्छा, बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। बी की कमी से क्या होता है रोग? बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी दो टाइप की होती है, वेट और ड्राई। ड्राई वाली में क्या होता है आपका? ठीक है, ड्राई वाली में आपका पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम को फोकस करता है, और वेट वाला आपका क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज प्रोसेस को स्लो करता है। ठीक है, दिल का हो गया और ये दिमाग का हो गया, ये चीज आपको सिंपली याद रख लो बस। ठीक है, अगला है भाई, यहाँ पे आपने देखना है कि कौन से फेस्टिवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस फेस्टिवल ब्रिंग क्राफ्ट्समैन लाइक पॉटर, एम्ब्रॉयडरी, वेवर्स, इन सबको साथ में लेके आता है कि भाई जितने भी ट्रेड वर्कर्स होते हैं, कुम्हार हो गया, ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला हो गया, यहाँ पे ब्लैक स्मिथ हो गया, मतलब कि लोहार का काम करने, इन सबको साथ में लेके आता है। और दिस क्राफ्ट मेला हेल्ड इन फरवरी
हर बार फरवरी में होता है, ठीक है, जहां पर ये कल्चर हेरिटेज को प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल। तो ये क्राफ्ट मेला भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? सूरजकुंड मेला। ओके, ये होता है हरियाणा में, 2 फरवरी में हुआ है इस बार, मे बी डेट बदल सकती है अगली बार। और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस बार इसकी पार्टनर कंट्री कौन थी? तंजानिया थी। ये भी आप लोग ध्यान देना, हरियाणा में होता है। ओके, कपिल मुनि फेयर तो भाई राजस्थान, ये तो बहुत सिंपल है। कपिल मुनि, सेज कपिल जो थे ना, ऋषि कपिल, ठीक है, कपिलायातान एक एरिया है वहां पर ये होता है, उनकी मतलब पर्टिकुलरली जो ज्ञान उन्होंने दिया उनका है। संभाजी फेयर, चित्र विचित्र तो गुजरात का है भाई, है ना, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये हो गया आपका यहाँ पे कौन सा? हरियाणा। द ड्यूरेशन ऑफ 12th फाइव ईयर प्लान, अब ये इंपॉर्टेंट, 12th फाइव ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था भाई? 2012 से 17 के बीच में था। हालांकि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है, ये आप ध्यान देना। जब नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था तो इसके फर्स्ट चेयरमैन आपको पता है पीएम ही होते हैं। अच्छा, फर्स्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन तो ये थे अरविंद पनगड़िया। अभी इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन के ये क्या चुने गए हैं? चेयरमैन चुने गए हैं, अभी रिसेंटली की बात है। अच्छा, पहले सीईओ कौन थे? तो ये सिंधु श्री खुल्लर, ये आप ध्यान देना। अगर मैं वर्तमान की बात करूं 2024 की, ओके, तो अभी चेयरमैन पीएम ही होते हैं इसके, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेरी। ओके, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है भाई, ये आपको देखना है। ओके, पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बता दिया, ये है आपका नीति आयोग का है। अब इसके बाद अब ये खत्म हो गया, अब 5 ईयर प्लान नहीं आते। मनीष कल्याण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट, तो इसमें से किस स्पोर्ट्स इवेंट से है वो? तो ये है फुटबॉल से। अब फुटबॉल का करंट अफेयर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। फुटबॉल में होता है फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, समझ में आ गया। विनर कंट्री कौन है भाई? विनर कंट्री अर्जेंटीना है। और रनर अप कौन है भाई? ये है आपका कौन सा? फ्रांस है। अच्छा, थर्ड रैंक किसको मिला है? तो ये क्रोएशिया को मिला है। ओके, अब यहां पर आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्जाम में। यहां पे गोल्डन ग्लव्स मिला है, गोल्डन बॉल मिली है, ठीक है, गोल्डन बूट मिला है। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है? इमैनुअल मर्टिनीज भी बोल सकते हो आप, अर्जेंटीना की ही गोलकीपर है, उसको मिला है। गोल्डन बॉल, ठीक है, और गोल्डन बूट, ठीक है। तो गोल्डन बॉल किसको मिली है? लियोनेल मेसी को मिली है। गोल्डन बूट किसको मिला है? काइलिन एम्बापे, फ्रांस का था, ये इसको मिला है। और यहाँ पे एक और है इमर्जिंग प्लेयर भी, वो अर्जेंटीना का एक प्लेयर था, उसी को मिला है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का था, 2028 का कहाँ पे होगा? तो ये होगा कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको में। अच्छा, 2028 हो गया, 2022 का था ना, 26 में, सॉरी 26 में होगा। और वर्ल्ड कप 2030 वाला कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे होगा? स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को में। ओके, ये चीज हो गई यहाँ पे आपकी क्लियर, इतना आपको लर्न रखना चाहिए। गवर्नर शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू हिज ओल्ड ऑफिस। अगर मान लीजिए कोई गवर्नर है, राज्यपाल है, उसका ऑफिस का टर्म खत्म हो चुका है, तो क्या वो उसके बाद भी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, जब तक उसका कोई सक्सेसर जो उसका उत्तराधिकारी है वो ऑफिस में ना आ जाए तब तक वो रह सकता है। तो हिज हर सक्सेसर एंटर्स हिज ऑफिस। गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है भाई? आर्टिकल 153, याद रखना आप लोग, ये एग्जाम में आता है। गवर्नर की तनख्वाह कितनी है? 3.5 लाख है। गवर्नर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है? 35 साल उम्र चाहिए होती है, ये एग्जाम में आता है। भारत की पहली महिला गवर्नर तो सरोजनी नायडू है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। ओके, गवर्नर की चीजें मैंने आप लोग को बता दी है। चलो अगला है, गवर्नमेंट का जो बजट शो करता है एक प्राइमरी डेफिसिट, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस, ठीक है, बोरोइंग इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन द अर्लियर बोरोइंग इंटरेस्ट। अब ध्यान दो, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। आपका अगर एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्च ज्यादा है आपकी कमाई से, तो जितना ज्यादा आपका वो है खर्चा, वो आपका किस में आ जाएगा? घाटे में आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो यहां पर कैपिटल, यहाँ पे आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस आपने जो इंटरेस्ट पे करा है, माइनस जो आपने इंटरेस्ट पे करा है अपने उधार लिए हुए में, वो आपका माइनस करेंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये सिंपली क्या बोल रहे हैं कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया, ये 400 है, और यहाँ पे आपका प्राइमरी डेफिसिट 6900 है।
समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये बोल रहा है फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा भाई, टोटल घाटा कितना हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट आपका कब होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है आपके रेवेन्यू से। तो फिजिकल डेफिसिट में आपका सारा का सारा जोड़ते हैं, प्राइमरी डेफिसिट भी जोड़ा जाएगा प्लस आपका इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा जो आपने पे करना है, क्योंकि जो आपने पे करना है वो भी आपका घाटा ही है। समझ में आ गया? तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे आपका क्या 7,300 करोड़, ये हमारा आ गया फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट समझ में आया, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, जितना भी आपका खर्चा है जितना आपकी कमाई है उन दोनों को माइनस कर दोगे। और फिजिकल डेफिसिट तभी भी होता है जब आपका प्राइमरी डेफिसिट प्लस आपका इंटरेस्ट जो आपने पे करना है, क्योंकि वो भी घाटे में है। समझ में आ गया? द ऑफिस ऑफ दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, दिल्ली सल्तनत में लेके आया था, क्योंकि इसका एक डिपार्टमेंट बहुत फेमस है, दीवान ए कोही, ये था एग्रीकल्चर के लिए, ये आता है बहुत एग्जाम में। तो ये वाला जो था दीवान ए इंशा, ये था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए था, पर्टिकुलरली ये राज्य संबंधी चीजों को देखते थे। द अर्थ पेरिहीलियन अकर, अब देखो यहाँ पे क्या चीजें, ये हो गया यहाँ पे सन, सन से ये हो गया यहाँ पे आपका एक्सिस, एक बार अर्थ यहाँ पे होगा एक बार अर्थ यहाँ पे होगा। जब सन सबसे ज्यादा पास होगा अर्थ के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हीलियन का मतलब होता है सन, ठीक है, तो पेरीहीलियन। जब सबसे दूर होगा तो एपीहीलियन। अब यहाँ पे आता है चांद, ठीक है, ये चांद आ जाएगा, चांद चक्कर मार रहा है हमारे, ये हो जाएगा अर्थ, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। ये मान लो सबसे पास ये है और सबसे दूर ये है, तो जब सबसे दूर होगा तो यहाँ पे होता है एपोगी, और जब सबसे पास होगा तो पेरिगी, पेरिगी, ठीक है, पेरिगी होता है किसके लिए, मून के लिए, हीलियन किसके लिए होता है, सन के लिए होता है। ये दोनों मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो अर्थ का जो पेरिहीलियन है यानी कि जो सबसे पास है वो कब होता है भाई, जनवरी में होता है और जुलाई में सबसे दूर होता है। ओके, मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। गुरु बिपिन सिंह, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1966 में दिया गया था, कालिदास सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये इनमें से कौन से क्लासिकल डांस के लिए फेमस है, तो ये किसके लिए फेमस है भाई, मणिपुरी के लिए फेमस है। मैंने ओडिसी के बारे में आपको बताया था, ये नाट्य शास्त्र पर बेस्ड है, नाट्य शास्त्र पर। ओके, मणिपुरी आपको बताया जाता भाई राधा और कृष्ण की रासलीला पर बेस है। कुचिपुड़ी, ये कथक का आपको बता चुका हूँ, कथक में कुचिपुड़ी बेसिकली भामा मनसा के ऊपर बेस्ड है। ये आप उसको मत ही पढ़ो तो बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत लंबी चीज है। कथक में आप फोकस करते हो रामायण और महाभारत को डिपिक्ट करने की। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्मा विभूषण अवार्ड इन डांस इन 1984, सबसे यंगेस्ट है जिनको 1984 में डांस के लिए यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था पद्म विभूषण। तो ये किसको दिया था, बिरजू महाराज जी को। कथक डांसर है, ये भी कथक डांसर है, ये भी कथक डांसर है। क्या एहसान अली कथक डांसर है, नहीं, ये भारत के बेली डांसर है भाई, बेली डांसर, ठीक है। कथक कहाँ का है, यूपी का है, ये चीज आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे अवार्ड ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है यहाँ पे पीस टाइम पे और एक होता है यहाँ पे गैलेंट्री यानी कि वीरता पुरस्कार। पीस टाइम पे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, ठीक है। गैलेंट्री में कौन सा है, परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है, अशोक चक्र, सेना मेडल, ये करके आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। When was Indian Meteorological Department which collect data on temperature, rainfall, wind, make weather forecast established by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत ने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब करी थी, तो 1875 में करी थी। जिस प्रकार से भारत में इसकी स्थापना हो रही है वैसे वर्ल्ड की भी एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब कर रही थी, 1950 में करी थी। 1951 में यूएन का पार्ट बनता है। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर पूछा जाता है बहुत बार, तो ये ना ये जेनेवा में है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। What is the percentage of protein in cell membrane? देखो सेल मेम्ब्रेन बहुत बार एग्जाम में आएगा आपका, ये बनता किससे है, तो प्रोटीन एंड लिपिड से बनता है, प्रोटीन एंड लिपिड से बनता है। ओके, प्रोटीन एंड लिपिड से बनता है। अच्छा यहां पर ना आपसे पूछा जाएगा कि भाई पावर हाउस किसे बोलते हैं सेल का, पावर हाउस बोलते हैं सुसाइड बैग। तो लाइजोसोम होता है आपका सुसाइड बैग, पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके तो यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा पार्ट होता है, 40 से 60% पार्ट होता है किसका, प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन में, बाकी आपको लिपिड मिल जाएगा। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल
आप चैंपियनशिप बोल सकते हो, ये किस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए होती है? तो ये किसके लिए होती है भाई? बैडमिंटन के लिए होती है। बैडमिंटन किस देश का नेशनल गेम है? तो आप बोल देंगे, तो आप बोल देना सर जी इंडोनेशिया का है। चेस किस देश का नेशनल गेम है? तो आप बोल देना सर जी वो रशिया का है। ठीक है। कबड्डी तो भारत में खेलते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं कि नहीं होते? वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं या नहीं होते? चेस में 2 प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन में 1 भी होता है एंड 2 भी होता है। ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आता है भाई। ओके, ये चीजें हैं जो आपको लर्न रखनी पड़ेंगी। बैडमिंटन खेलते हो जब आप लोग, तो यहाँ पर क्या होता है? ओके, ये आपका वो होता है। अच्छा, इसका जो नेट होता है ना, नेट की लंबाई कितनी होती है अगर आप लोग को पता होगा तो? हालांकि मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा, हालांकि ठीक है 5 फुट से ऊपर ही होती है। तो मुझे बता देना सर जी इसकी जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म ऑफ गोवा इज ऑल्सो नोन एज द वॉरियर डांस? ठीक है, इनमें से कौन सा वॉरियर डांस होता है भाई? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो यहाँ पे, बिहू असम में करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे। लावनी, लावणी एक 9 मीटर लंबी साड़ी पहनते हैं महाराष्ट्र में, बहुत चटकीले रंग की लावणी होता है। पहले इसको यूज करते थे मराठा सोल्जर जो युद्ध में होते थे उनको मोटिवेट करने के लिए। आज की डेट में सोशल इश्यूज भी ऐड कर दिए गए हैं, तो ये मानवता की या फिर जो सोशल चीजें हैं उसको डिपिक्ट भी करता है लावणी। ठीक है, लावणी का मतलब वैसे बोल सकते हैं कि सुंदर, या फिर वैसे भी हो सकता है। तो ये महाराष्ट्र में होता है। घोड़े मोडनी, ये भी महाराष्ट्र में होता है, गोवा में भी होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, महाराष्ट्र गोवा दोनों में होता है। युद्ध, ये पर्टिकुलरली ये चीज शो करता है कि जो मराठा है उनकी विजय हुई है किसी एक युद्ध में, तो मराठा की जो विजय के ऊपर जो यहाँ पे घोड़े मोड़नी होता है, ये उस चीज पर डिपेंड करता है, मराठा साम्राज्य की जीत के ऊपर, जहां जब भी वो जीतते थे। रॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईद उल फितर के टाइम पे क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे किया जाता है, वसंत ऋतु के टाइम पे किया जाता है। ये भी हार्वेस्टिंग का ही फेस्टिवल है JNK का। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम में आपको ये सारा चीजें लर्न रखना है। ठीक है, अगर आपको इतना चीजें लर्न है तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और थर्ड भी आने वाला है, थर्ड भी मैं आज मतलब आप लोग को पास मिल जाएगा जल्दी से। और आप लोग क्या करा करो, लिखा करो। ठीक है, जितना हो सकता है लिखोगे तो आपको भी रट जाएगा। मैंने भी रटा हुआ है, आप लोग भी रट लोगे, उस चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं, रटना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक, गुड बाय एंड जय हिंद।